हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज शंकर और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल शंकर एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, लेकर आए हैं इस एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज में सॉल्यूशंस चैप्टर का पार्ट 2। तो इस लेक्चर 2 में दोस्तों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, राउल्ट्स लॉ जो कि एक वीआईएमपी टॉपिक है बोर्ड्स एज वेल एज सीईटी के लिए। फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और फिर उसमें अगर मैं बात करूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन कुछ तो होता है, उसका मतलब क्या। एंड अलोंग विद दैट दोस्तों पैरेलली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिसेंट सीईटी पीवाईक्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सीखते हैं व्हाट इज पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट। तो जरा ध्यान से देखना, इस टॉपिक में हम जो सीखने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल हेडिंग हमारा टेक्स्ट बुक कहता है, वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब दो लिक्विड के सॉल्यूशन है, उसके लिए ये कंसेप्ट बना है पार्शियल प्रेशर का। क्या कंसेप्ट होता है, तो ध्यान से देखना, इसी को राउल्ट्स लॉ आगे वर्क होने वाला है, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो देखो बड़े आसानी से मैं आप लोगों को समझा दूं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, तो एक बीकर में लिक्विड ए था और एक बीकर में लिक्विड बी था। अब याद रखना, एक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है कि दुनिया का कोई भी लिक्विड रहे, चाहे वो वोलाटाइल हो या फिर नॉन वोलाटाइल हो। वोलाटाइल यानी एक ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही वेपर्स में कन्वर्ट होता है, एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर पे वेपराइज होता है। और दूसरा नॉन वोलाटाइल, जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो लिक्विड है तो उसकी जो भी लिक्विड की सरफेस रहेगी, उस सरफेस के ऊपर उसके कुछ न कुछ वेपर्स रहेंगे, 2 4 6 10 15 20, कुछ न कुछ थोड़े न थोड़े वेपर्स रहेंगे। और उन वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो पहला वर्ड आ गया वेपर प्रेशर। तो मान लो लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर था उसको मैं P1 नॉट बोलता हूँ। नॉट प्योर है रिप्रेजेंट करने के लिए। और लिक्विड बी का जो था उसको मैं क्या बोल देता हूँ, P2 नॉट, P1 नॉट, P2 नॉट। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिक्स कर देता हूं और एक नया सॉल्यूशन बनाता हूं, एक नया सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी दोनों को डाल दिया। इसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। ऑब्वियस है सर, अभी भी ये लिक्विड है। लिक्विड है तो इनके ऊपर कुछ न कुछ इनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स रहेंगे, जिनकी वजह से इनका भी वेपर प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए का प्रेशर था, यहाँ पे सिर्फ बी का प्रेशर था, और यहाँ पे ए प्लस बी दोनों का प्रेशर रहेगा, दोनों लिक्विड है। थोड़ा प्रेशर ए का, थोड़ा प्रेशर बी का। अब यहाँ पे जो मेरे पास प्रेशर है, इनको मैं बोलता हूं पार्शियल प्रेशर्स। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जिसको मैं सीधा सीधा P1 बोल देता हूं, प्योर को P1 नॉट, इसको P1। और यहाँ पे ये भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी है, जिसको मैं क्या बोल दूं सर, P2 बोल दूंगा। तो अभी मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन बन गया है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स एडेड है, बाय दो, बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी का। जब ये सॉल्यूशन मैंने बनाया, तो याद रखना, मान लो मैंने क्या किया था, जब ये सॉल्यूशन ये दोनों को इधर डाल दिया, तो मैंने ए का मान लो x1 मोल फ्रैक्शन लिया था, मोल फ्रैक्शन, और बी का मैंने लिया था x2 मोल फ्रैक्शन। इसका x1 एंड उसका x2 ऐसा मैंने लिया था मोल फ्रैक्शन। इतने कंडीशन बस याद रखना। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो मुझे क्या क्या याद है कि मैंने लिक्विड ए लिया था जिसका मोल फ्रैक्शन x1 था, मिक्स करने के बाद, और प्योर प्रेशर P1 नॉट। लिक्विड बी का P2 नॉट प्योर प्रेशर था, x2 मिक्स करने के बाद उसका मोल फ्रैक्शन, उतनी अमाउंट उसमें डालूंगा। एक बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे दोनों का प्रेशर है, तो मैं इसको ए का ही प्रेशर नहीं बोल सकता। अब ये ए का है लेकिन पार्शियल है, और बी का भी पार्शियल है, दोनों का थोड़ा थोड़ा है। अब ये है, तो यहां से उठ के आती है मेरे पास पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन, कि डाल्टन ने बोला था कि अगर मान लो मैंने ए एंड बी का एक बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया हो, उस बाइनरी सॉल्यूशन में अगर मैंने ए की क्वांटिटी x1 रखी और बी की क्वांटिटी x2 रखी, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो दिया जा सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। मतलब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मुझे पार्शियल प्रेशर ए का कितना है, सिर्फ ए का पता करना है, तो मैं ए का प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन जो मैंने लिया है।
और सिमिलरली अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी P2 पता करना है तो मैं उसके प्योर का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन करूंगा। दैट्स इट। इसी को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। तो इसको शब्दों में लिखते हैं क्योंकि स्टार मार्क है बोर्ड के लिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट में है ना एक फ्लो चार्ट में बना देता हूं कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन था। उस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या किया मैंने, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड अगर निकालना है किसी एक कंपोनेंट का, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो भी लिक्विड का प्योर कंपोनेंट है वो लूंगा मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन। और यही होगी अपने पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है, एक बाइनरी सॉल्यूशन में एक लिक्विड का अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन करता। तो ये रही कुछ कहानी और यही आगे आपके पास राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ मेरे को पार्शियल प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे याद रखना, अगर मुझे यहाँ पे टोटल प्रेशर है कितना निकालना है, तो एक और साइंटिस्ट आए डाल्टन, इन्होंने कॉमन सेंस से बोला है कि यहाँ पे सर जो प्रेशर रहेगा वो ए का भी रहेगा और बी का भी रहेगा, मतलब P1 भी और P2 भी रहेगा। तो डाल्टन ने क्या बोला है ना, सो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने हमें क्या बोला है कि यहाँ पे जो P टोटल रहेगा वो P1 प्लस P2 रहेगा। एकदम कॉमन सेंस की बात है, लेकिन यहाँ से चल के मेरे पास एक फॉर्मूला डिराइव होता है, तो भी आप लोगों को समझा देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन नाम के साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन उन्होंने बोला था कि P टोटल जो रहेगा, टोटल प्रेशर जो रहेगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रहेगा। अब ध्यान से देखना, P1 क्या था, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, P2 क्या था, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। याद रहे यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मान लो मुझे प्योर कंपोनेंट्स का प्रेशर पता होता, मुझे मोल फ्रैक्शन पता होता तो मैं P टोटल निकाल सकता, या फिर अगर मुझे P1 नॉट और P2 नॉट पता है, मतलब मुझे इनिशियल प्रेशर ए का पता है, बी का भी पता है और मेरे को अगर P टोटल भी पता है, तो मैं मोल फ्रैक्शन बता सकता हूँ कि आपने कितना कितना मिक्स किया है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को शायद से कंसेप्ट पता है कि मोल फ्रैक्शन एक लिक्विड में कितने भी हो उनका सम हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो देयरफॉर मैं x1 को लिख सकता हूं, ये x2 इधर प्लस है उधर गया माइनस, 1 माइनस x2, इसी इक्वेशन में सेम ही करता हूं। तो चेंजेस देखना रे क्या हो गए, p टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट माइनस, इसको सॉल्व कर लिया तो P1 नॉट x2, इसको सॉल्व कर लिया तो P2 नॉट x2। अब देखना ये जो दो इक्वेशन है सेम सेम, इनको साथ में लिखता हूं, ये प्लस वाले को पीछे लिखता हूं, तो ये वाला इक्वेशन एज इट इज सामने लिखता हूं P2 नॉट x2, फिर ये माइनस वाला एज इट इज लिखता हूं P1 नॉट x2, फिर ये प्लस वाला पीछे छोड़ देता हूं। अरे सर क्या इसमें से x2 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल कॉमन निकल सकता है। तो क्या मिलेगा मेरे पास, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, कॉमन में निकला x2 प्लस P1 नॉट। तो ये आ गया मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो बोलेंगे नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन याद रखने की कोशिश करनी है कि अगर आपको टोटल प्रेशर पता है, जो लिक्विड आपने मिक्स करे हैं उनके अगर प्योर प्रेशर पता है P2 नॉट, P1 नॉट और यहाँ पे P1 नॉट, तो आप लोग x2 निकाल सकते हो, मतलब जो दूसरा लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन। फिर वहां से पहले का निकाल कैसे सकते हो, क्योंकि आपको पता है x2 पता चल गया तो x1 प्लस x2 तो 1 था, तो फिर x1 कैसे निकलेगा, 1 माइनस x2 से। तो ये इंपॉर्टेंट मेरे पास है ना, राउल्ट्स लॉ का फर्दर डेरिवेशन जो डाल्टन ने दिया है। अब और आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन तो समझ में आ गया सर। आसान से क्वेश्चन जो रिसेंट सीईटीज में अपीयर हुए, जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अरे सर ये तो आसान भाषा में अपने को राउल्ट्स लॉ पूछ रहे हैं, है ना, ये तो अपने को राउल्ट्स लॉ ही पूछ रहे हैं।
और राउल्स लॉ क्या होता है, अगर मुझे देखो P1 नॉट इज इक्वल टू P1 बोलना तो सही नहीं है, P1 नॉट इज इक्वल टू बोलना तो सही नहीं है, P1 में X2 का क्या संबंध आया, तो सीधा सीधा मुझे ऑप्शन मिल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड इज इक्वल टू प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसी का मोल फ्रैक्शन X1 ही होना चाहिए। इतना आसान सा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 moles of a volatile liquid A and 3 moles of volatile liquid B at room temperature। आपको ये भी बोला है कि PA नॉट 420 ले लो और P2 नॉट 610 ले लो। अभी का फॉर्मूला यूज करके वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखना ध्यान से क्या हो रहा है। देखो मेरे पास फॉर्मूला है, या फिर पहले तो गिवन देख लो उन्होंने क्या क्या बोला है। पहले तो मोल्स दिए हैं, मोल्स ऑफ ए दिए हैं मुझे 2 और मोल्स ऑफ बी दिए हैं मुझे 3। क्या आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना आता है? मोल फ्रैक्शन अगर मुझे ए का निकालना है तो होता है ए के मोल अपॉन टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/5। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 0.4 आ जाएगा। अगेन देखना, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी के मोल्स कितने हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं, तो ये मेरे को मिलेगा 3/5, यानी ये मेरे का 0.6। तो ये तो मिल गया। अब मेरे पास क्या था रे इक्वेशन, इक्वेशन कुछ ऐसे था कि मुझे निकालना था कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल। तो क्या फॉर्मूला है, पी टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P1 नॉट। सॉल्व करता हूं तो P2 नॉट कितना दे रखा है उन्होंने, P2 नॉट 610 दे रखा है, माइनस P1 नॉट 420 दे रखा है, X2 लेना है तो 0.6 ले लिया, और इसमें मुझे ऐड करना था वापस P1 नॉट, तो था वो 420। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखना, ये है मेरे पास 0, फिर ये 2 के लिए कर दिया इसको 11, ये आ गया 9 और ये आ गया 1, इनटू क्या करना है मुझे 0.6, और फिर उसके बाद इसमें मुझे ऐड करना है 420। इसको सॉल्व कर लेता हूं। ओके, तो इस वाले कैलकुलेशन को उधर सॉल्व करता हूँ, फिर इधर कॉपी कर दूंगा। ओके चलो, ये 0 आ गया, ये आ गया 5। ओके चलो ऐसे कुछ आ गया, तो ये आ गया 114 अराउंड मेरे को, है ना। तो ये मेरे को मिल जा रहा है 114, और प्लस इसमें कितना करना है मुझे 420। इसको प्लस करके भी सॉल्व करने की कोशिश करते, देखो कितना आंसर आएगा अपना। ये तो रह गया 4, ये रह गया 3 और ये रह गया 5। तो अराउंड मुझे आंसर जो मिलने वाला है वो 534 वाला मिलने वाला है, एकदम क्लियर कट आसान सा। तो ये ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट मैच करके मिल गया। तो देखना ध्यान से, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसका अप्रोच रखना है। तो यहाँ पे हो गया ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ये आंसर मेरे को मिल गया है 534 mm ऑफ HJ। तो इतना आसान सा क्वेश्चन रिसेंट सीईटीज में अपीयर हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब देखना, यही चीज जो हमने पढ़ी है इसको ग्राफिकल पढ़ने का भी तरीका है। ये कंसेप्ट दिखने में हार्ड है लेकिन समझने में बड़ा आसान है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे ग्राफ आप लोग देख पा रहे हो, एज इट इज ग्राफ को समझा देता हूँ, एक रफ में थोड़ा सा लास्ट में ड्रॉ भी करूंगा। हो क्या रहा है, इधर इन्होंने लिया है वेपर प्रेशर, इधर लिया है मोल फ्रैक्शन। तो असल में मान लो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही लिक्विड लिया था। कौन सा लिक्विड लिया था हमने, लिक्विड ए लिया था, उसका पार्शियल प्रेशर P बनाने वाला है। तो मैंने शुरुआत में क्या किया था, ए का मोल फ्रैक्शन 1 लिया था, तो बाय डिफॉल्ट 2 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है x1 प्लस x2 का सम तो 1 होता है। अगर मैंने इसी को 1 ले लिया तो ये तो हो गया 0। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता चल रहा है x1 अगर 1 लिया तो ये वाला हो जाएगा 0। अब अगेन देखना, मेरे पास जो P टोटल होता है, फॉर्मूला याद रखना, P टोटल जो होता है वो होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसको मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलूंगा, इसको मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोलूंगा। ये P टोटल निकल रहा है। अब क्योंकि x2 0 है तो ये तो पूरा कंपोनेंट चला गया, तो मेरे पास P टोटल कितना बचा, P1 नॉट x1, उतना ही बचा।
और ये तो पार्शियल प्रेशर है, तो मैंने क्या कर दिया कि जब x1 है तो जो भी प्रेशर रहेगा वो सिर्फ किसका रहेगा, A का ही रहेगा, जो P1 नॉट के बराबर है, P1 नॉट इंटू 1, P1 नॉट। फिर मैंने क्या कर दिया, धीरे धीरे x2 को ऐड करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं x2 की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का सम 1 है, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ी तो x1 की क्वांटिटी घटी, तो x1 की क्वांटिटी हो रही है कम कम। अब x1 की क्वांटिटी कम कम हो रही है आगे आगे जाने से, तो ऑब्वियस है अगर इसकी क्वांटिटी कम हो गई और इसकी क्वांटिटी बढ़ी तो P2 का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, जो x2 बढ़ने से बढ़ रहा है और P1 का आंसर कम कम हो रहा है। तो P1 का जो प्रेशर है, जैसे ही x2 की क्वांटिटी बढ़ती है यानी x1 की क्वांटिटी घटती है, तो प्रेशर कम 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 होता जा रहा है। और पैरेलली सर क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जहां पे मैं x2 को 1 लेने वाला हूं, तो x1 कितना हो जाएगा, 0। ऐसा कर दिया तो ये वाला कंपोनेंट हट जाएगा, अब क्या बचेगा, P2 नॉट इंटू x2। x2 तो 1 था यानी P2 नॉट बचा, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर आया वो क्या आया, P2 नॉट आया मतलब जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कम कम हो रहा है क्योंकि x1 कम हो रहा था, वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो बढ़ेगा क्योंकि x2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से। एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मैं देख रहा हूं कि पी टोटल जो होता है वो P1 प्लस P2, तो इसका और इसका सम किया, यहाँ पे पॉइंट लिया, इसका और इसका सम किया, यहाँ पे पॉइंट लिया, तो एवरी टाइम तो मेरे को कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो याद रखना, बस यहाँ पे वही बात करी है। सीईटी में क्वेश्चन आ भी चुका है, आपको बता दूं कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन लिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, तो याद रहे, जरा ध्यान से देखना। वो आपको बोलेंगे कि आपको जितना बोला है उतना ही देखो, P वर्सेस x2 का ग्राफ देखो, P माने P टोटल लेना है, यहाँ पे P टोटल वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन को देखो, और आप देखना कि P जो है वो P1 नॉट के बराबर होता है जब x2 0 होता है। बात तो बिल्कुल सही है सर, जब x2 मेरे पास 0 हो जाएगा, है ना, x2 मेरे पास हो जाएगा 0, तो P टोटल तो P1 नॉट के बराबर हो जाएगा, सही है। जब x2 0 है तो P टोटल जो है वो तो P1 नॉट के बराबर हो गया। सिमिलरली P P2 नॉट के बराबर होगा जब x2 1 रहेगा, जो टोटल प्रेशर P है वो P2 नॉट के बराबर रहेगा जब x2 1 होगा, क्योंकि तब तक x1 0 बन चुका है। सिमिलरली आपको बोल रहा है P1 वर्सेस x1 की स्ट्रेट लाइन देखो, तो आपने बोला ठीक है ये P1 की है और ये x1 की है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि P1 0 है जब x1 0 था, बिल्कुल सही है। P1 की ये लाइन देखो कहाँ पे आ गई, 0 पे, जब x1 कितना था, 0 था। और वही P1 P1 नॉट के बराबर होगा जब x1 1 होगा, जब x1 1 होगा तो जो P1 है वो P1 नॉट के बराबर होगा। सिमिलरली वो बोल रहे हैं P2 वर्सेस x2 की लाइन देखो, आपने बोला ठीक है ये वाली लाइन की बात हो रही है, ये P2 की लाइन है, तो जब x2 0 था तो P2 भी 0 था, जब x2 0 था तो P2 भी 0 था, और सिमिलरली जब x2 1 था तो P2 वो P2 नॉट था। तो आसान सी बात है, बस इतना याद रखना है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे रहने वाला है, इधर रहेगा वेपर प्रेशर और इधर रहेगा मोल फ्रैक्शन, खास करके दूसरे वाले सोल्यूट का। अब होगा क्या इसमें कि जनरली स्टार्टिंग में x1 रहेगा 1 तो बाय डिफॉल्ट x2 रहेगा 0, x2 0। अब जैसे x1 की क्वांटिटी कम होगी उसका प्रेशर कम होगा, हम उनके पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, x1 बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, एंड एट एवरी टाइम P टोटल दोनों का सम रहेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ मुझे रफली आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इससे अपन कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बस एक फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, ज्यादा लोड नहीं लेना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, जरा ना ध्यान से देखना, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। देखो अपन ने जो फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया है, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P1 नॉट, ये जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला बात कर रहा था लिक्विड फेज के, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो x2 था, ये x2 ये मोल फ्रैक्शन था, लेकिन किस में का था, ये लिक्विड फेज में का था, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में का था। सर उसी लिक्विड के ऊपर जिसमें आप लोगों ने वो बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है a प्लस बी का, तो असल में x2 जो है वो इस अंदर वाले का है, हमें इन वेपर्स में क्या रहेगा वो बताना है, और ये बताने वाला है मुझे y1 एंड y2, जैसे x1 एंड x2 था वैसे y1 एंड y2 वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है। तो उसके लिए सीधा सीधा जो है वो डाल्टन्स लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि डाल्टन्स लॉ से हम पार्शियल प्रेशर इन वेपर कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं,
मान लो y1 एंड y2 ये मोल फ्रैक्शन था किसका, वेपर फेज में, और खास करके P टोटल जो था, यहाँ पे जो P था वो कितना था, तो P टोटल था। तो बस इतना याद रखना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, y1 इंटू पी के बराबर रहेगा। तो मैं इस चीज को वापस ही लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये फॉन्ट बराबर नहीं आया है, तो मैं इस चीज को वापस लिख देता हूं। आपको याद क्या रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन जो आना चाहिए वो आना चाहिए y1 इंटू पी टोटल के बराबर, और इसी हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ टू जो आना चाहिए वो आना चाहिए y2 इंटू पी टोटल के बराबर। बस इतना मुझे याद रख लेना है, बाकी कोई लोड नहीं लेना है, बस इस चीजों को याद रखना है। याद रहे उधर था P1 नॉट इंटू x1, यहाँ पे है P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, वेपर्स का है। सीधा सीधा सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट फटाफट अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन मेरे को कुछ ऐसा बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। तो सीधी सीधी बात करूं, P1 नॉट कितना दिया है मेरे को, 450 mm ऑफ Hg, और फिर मेरे को क्या दिया है, P2 नॉट दिया है, वो कितना दिया है, 700 mm ऑफ Hg, इतना दे रखा है। फिर टेम्परेचर देखा रहा है, इस फॉर्मूला में कोई जरूरत नहीं। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर, दोनों फेजेस का बोल रहा है, जबकि टोटल प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 600 mm ऑफ Hg। इतनी इंफॉर्मेशन सर हमें दे चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है अगला वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं पहले निकालता हूं कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। लिक्विड की बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे कहां पे, गैस फेज में। तो जरा ध्यान से देखना, लिक्विड फेज के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल आया था, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P1 नॉट। सही है। अब आगे की बात करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है सर, P2 नॉट दे रखा है 700 माइनस ये कितना बचा 450 इंटू X2 वही तो पता करना है, P टोटल दे रखा था 600 प्लस P1 नॉट मेरे पास है 450। मैं फटाफट फटाफट सॉल्व कर लूं, तो ये इधर बचा है ना, तो ये 450, 500, 600, 700, तो ये बच गया 250 इंटू X2 प्लस 450। अगर मैं इधर क्या कर दूं, इस 450 इधर प्लस में था तो उधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा, 600 में से 450 गया तो ये बचेगा इधर 150, ये वाला इधर चला गया। तो देयरफॉर उस हिसाब से आप ध्यान से देखना, X2 क्या आ रहा है, 150 डिवाइडेड बाय 250। वही मैं बात करूं क्या हो जाएगा, तो ये मान लो हो गया अपना 0 से 0 कट। अलग कलर से दिखा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं, ये वाला ये वाला, तो ये मेरे पास बचेगा 3/5। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 0.6, तो ये 0.6 आ गया। अब ध्यान से देखना है, ये तो निकल आया, अब मैं यहाँ से x1 कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है ना, ये आंसर क्रॉस चेक करने के लिए रखा था वैसे, इधर इधर, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि x1 प्लस x2 जो होता है वो होता है 1। अगर मुझे x2 मिल गया तो मुझे क्या पता चल रहा है, देयरफॉर x1 जो निकलेगा वो निकलेगा 1 माइनस x2, माने कि 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो लिक्विड फेज का कंपोजिशन मैंने बता दिया। अब मुझे किसका निकालना है, अब मुझे निकालना है कंपोजिशन ऑफ, जो है वो निकालना है वेपर फेज। तो फटाफट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो वेपर फेज में क्या होने वाला है, तो वेपर फेज की बात करते हैं। अब वेपर फेज का कंपोजिशन मुझे देखना है, तो मेरे पास क्या था फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ना, अब वो किसके बराबर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ y1 p टोटल के बराबर था। तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ, फॉर y1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू जो था मेरे पास y1 इंटू पी टोटल। y1 निकालना है तो देयरफॉर y1 के लिए रीअरेंज करो, y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 अपॉन P टोटल। अरे ध्यान से सुनो, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 था। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, तो वो निकलता है ए का प्रेशर, कितना दिया था उन्होंने मेरे को 450 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, ए का कितना मोल फ्रैक्शन निकला है मेरे पास, ए का निकला है 0.4 डिवाइडेड बाय पी टोटल कितना है 600, y1 निकल आएगा। तो y1 क्या निकल आएगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर लिया तो ये बन गया 0 0। अच्छा
ये हो गया कुछ ऐसे एक के बाद 180/600। अरे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ये गया, इसको कर दिया 9, इसको कर दिया 30, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 10, इसको सॉल्व कर दिया तो मेरे पास मिलेगा 0.3। ये मिल गया मेरे को 0.3। अगर y1 इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 0.3, तो उस हिसाब से आप लोग बताओ, क्योंकि y1 प्लस y2 भी तो मोल फ्रैक्शन है, उसका सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस हिसाब से मेरे को क्या मिलता है, y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1, यानी कि वो मिलेगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। तो बस आसान सा ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एंड सीईटी में कितनी बार अपीयर हो चुका है, ध्यान से पढ़ लेना है इसको सॉल्व कर। तो अगला VIMP कंसेप्ट, स्टार मार्क कंसेप्ट मेरे पास उठ के आता है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको स्टार मार्क लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे भाई, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपन उस बेस पे सॉल्व करते हैं जहां से मेरा राउल्स लॉ। तो याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, बेसिक डिफिनेशन याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं विच फॉलोज राउल्स लॉ, विच फॉलोज राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, राउल्स लॉ, लेकिन ओवर एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करो, है ना, जो भी है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, अगर कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बदलो, राउल्स लॉ फॉलो हो ही रहा है, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। राउल्स लॉ के लिए अपने पास ग्राफ क्या था, राउल्स लॉ के लिए अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा था, इधर सर वेपर प्रेशर ले लो, इधर क्या करो, मोल फ्रैक्शन ले लो, इधर कुछ ऐसा इमेजिन करो कि इधर x1 था 1 और इधर इमेजिन करो कि x2 था 1, मतलब इधर x1 था 0 और उधर x2 था 0, ऐसा कुछ। तो कॉमन सेंस की बात थी कि स्टार्टिंग में x1 1 होने की वजह से P1 नॉट ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था, फिर x2 बढ़ने की वजह से P2 नॉट बढ़ रहा था, यानी P2 बढ़ रहा था, और एट एवरी टाइम ऑफ फाइंड दोनों का जो टोटल था P टोटल वो था P1 प्लस P2। ये था मेरे पास P1 और ये था मेरे पास P2, और इस तरह से मैं सॉल्व कर रहा था। तो मुझे याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इधर रहेगा मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन और इधर रहेगा मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2-3 पॉइंट आपको शॉर्टकट में बता दूं, फिर ये सारे सेंटेंस मैंने नोट्स के लिए आपके पास ले रखे हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेफिनेशन में है, आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड रहे या डाइल्यूट रहे वो फॉलो करेगा ही करेगा। दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। फिर याद रखना एक छोटा सा पॉइंट, जब मैं दो कंपोनेंट्स जो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं ए एंड बी, उनको अगर मिक्स करता हूं तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी चेंज इन एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग, तो मिक्सिंग करने के बाद जो एनर्जी का चेंज रहेगा वो कैसा रहेगा, 0। इधर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो रहेगा इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं हो सकता, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। दो लिक्विड थे, दोनों को मिक्स किया, अगर दोनों को मिक्स करने के बाद आइडियल सॉल्यूशन मेरे पास बना, तो इसका मतलब एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो, ना तो एब्जॉर्ब हुई ना तो रिलीज हुई, लेकिन इधर हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। तीसरी बात, अगर मैं क्या करता हूँ, तीसरा पॉइंट भी देखना, सॉल्यूशन ए एंड बी को मिक्स करता हूँ जिससे आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो मिक्स करने के बाद जो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग है वो हमेशा 0 ही रहेगा। मतलब मैंने 10 ml ए को डाला, 10 ml बी को डाला, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 20 ml ही बनना चाहिए, 21 भी नहीं और 19 भी नहीं, 19 भी नहीं, तो बराबर उतना ही होना चाहिए, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नॉन आइडियल में एंथैल्पी जो है, वो जो एंथैल्पी सॉरी वॉल्यूम चेंज जो है आफ्टर मिक्सिंग वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। मान लो आपने 10-10 ml मिक्स कर दिया, तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन 11 ml बन जाए, कोई बोलेगा ऐसे कैसे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जरूरत से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर इंटरेक्शंस कम है तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, है ना, इस तरह से कंसेप्ट होता है। अगले पॉइंट्स भी बता दूं कि अगर मान लो मैंने एक, है ना, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट मिक्स किया और जिससे आइडियल सॉल्यूशन बना, तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के इंटरेक्शन जो रहेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन।
मतलब मिक्स करने के बाद और मिक्स करने के पहले दोनों मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कैसे थे, सेम थे, तो वो आइडियल है। इधर क्या होगा, आप लोग क्या करो, सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन जो रहेंगे वो लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, किससे, प्योर सोल्यूट सोल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कंपेरेबल नहीं है, ये कंपेरेबल है, याद रहे। अगेन लास्ट वाला पॉइंट मुझे कहता है कि मान लो कि ए लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 था, बी लिक्विड का प्रेशर P2 था, मैंने इनको मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर इन बिटवीन रहेगा P1 एंड P2 के, ना P2 से ज्यादा रहेगा ना P1 से कम, बराबर उनके बीच में रहेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगेन याद रखना, इतने कंडीशन है तो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशंस आर अनकॉमन, वो ज्यादा नहीं मिलते हैं। दो एग्जांपल, एक ही एग्जांपल हमें दिया है उसको याद रख लेना है, बेंजीन एंड टोलुइन। स्ट्रक्चर से याद रखने की कोशिश करो, ये बेंजीन है और ये टोलुइन है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वही मैं बात करूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल, तो कैन बी हायर कैन बी लोअर, जो प्योर कंपोनेंट्स थे उनसे कम भी हो सकता है, प्योर कंपोनेंट से ज्यादा भी हो सकता है। और इसी से आता है मेरे पास एक और कंसेप्ट, वो है डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ से दो प्रकार का डेविएशन मुझे देखने को मिलता है, एक को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना कंडीशन क्या है। पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या सर, तो मेरे पास में एक छोटा सा ये वाला ग्राफ था जिसमें एक का प्रेशर कम हो रहा था, एक का प्रेशर ज्यादा हो रहा था, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का पी टोटल हो रहा था। पॉजिटिव डेविएशन होना माने क्या, कि जिस टाइम पे ये जो वेपर प्रेशर आ रहे हैं, हर पॉइंट के आपके वेपर प्रेशर थोड़े ज्यादा ही आएंगे, जो आने चाहिए थे उससे ज्यादा। ऐसा क्यों होता होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है मतलब मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कम हो गए। तो बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के इंटरेक्शन जो रहेंगे वो रहेंगे लेस देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन। मतलब जब सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट टुगेदर थे तो इनके इंटरेक्शन ज्यादा थे मतलब वो जल्दी हवा में नहीं जा रहे थे, उनका वेपर प्रेशर कम था। जब मिक्स कर दिया तो इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है किसके, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के, वो कम हो गए, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वेपर में जाएंगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो इसकी वजह से क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ता है, इंटरेक्शंस कम हो गए। द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर देन ऑफ प्योर कंपोनेंट, ऑब्वियसली प्योर कंपोनेंट में ज्यादा इंटरेक्शन थे तो वेपर प्रेशर कम था, मिक्स करने के बाद बढ़ गया। याद रखना है इथेनॉल एंड एसीटोन, इसमें भी याद रखो, अगर आप याद रख पाओ तो इथेनॉल होता है CH3CH2OH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एसीटोन का केमिकल नेचर अलग है, इसमें सिर्फ डायपोल डायपोल फोर्सेस होते हैं, पहले भी अपन बात कर चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी सिमिलर है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड कंप्लीटली नॉन पोलर होता है, इसके इंटरेक्शन अलग है, और एसीटोन इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होते हैं, इसके इंटरेक्शन अलग अलग है। तो मतलब दोनों के इंटरेक्शन अलग है तो मिक्स नहीं होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, सोल्यूट सोल्यूट से एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। अब इनके इंटरेक्शन कम थे तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, इनके इंटरेक्शन ज्यादा हो गए, ज्यादा एक दूसरे को पकड़ के रख रहे, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। इसके वजह से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनका वेपर प्रेशर लोअर देन प्योर कंपोनेंट होता है। याद रहे इसके एग्जांपल फिनॉल एंड एनिलीन, दिखते सेम सेम, ये देखो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाता है, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे रहेगा NH2, सेम सेम है, देखो यहाँ पे अलग अलग थे। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये भी थोड़ा बहुत पोलर है, और एसीटोन ये भी थोड़ा बहुत पोलर है, इनके इंटरेक्शन सेम है। ये प्योर में जितने इंटरेक्शन नहीं करते उतने इंटरेक्शन मिक्स करने के बाद बनते हैं, इंटरेक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। इन दोनों चीजों को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा फटाफट बता देता हूँ। जैसे मान लो आइडियल का कुछ ऐसे था, इधर था मेरे पास वेपर प्रेशर, इधर था मेरे पास मोल फ्रैक्शन, x1 1 हुआ करता था, x2 0 हुआ करता था, यहाँ पे x1 0 हो जाता था, x2 1 हो जाता था।
ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था सर कि एक का प्रेशर कम हो रहा है, दूसरे का प्रेशर ज्यादा हो रहा है और हमेशा पी टोटल जो है वो P1 प्लस P2 के बराबर आ रहा है। ये था P1 वाला, ये था P2 वाला। अब पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो बाद में सॉल्यूशन बनेगा उसके इंटरेक्शन कम होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखो इतना आना चाहिए था, ज्यादा आ गया, इतना आना चाहिए था, ज्यादा आ गया, इतना आना चाहिए था, ज्यादा आ गया। और सिमिलरली अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ निगेटिव डेविएशन का, तो ग्राफ मेरे पास कैसे बनेगा? इधर लेता हूं मैं वेपर प्रेशर, इधर लेता हूं मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ क्या आ रहा था अपना? एक का प्रेशर कम हो रहा है, दूसरे का प्रेशर बढ़ रहा है, पी टोटल कुछ ऐसे आ रहा था। अब हर पॉइंट पे क्योंकि बाद में इंटरेक्शन बढ़ रहे, वेपर प्रेशर कम होगा, इतना आना चाहिए था, कम आ रहा है, इतना आना चाहिए था, कम आ रहा है, इतना आना चाहिए था, कम आ रहा है, तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा, निगेटिव डेविएशन कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो चलो दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सेशन को करते हैं एंड। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ, फॉल्स पहचानना है अपने को। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, बात तो सही है, राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग 0 होता है, बराबर है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे, सही है। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन, बराबर उल्टा बोल दिया। याद रहे, तो दिस वन विल बी रॉन्ग। क्या हो गया? हमें पता है आइडियल का वेपर प्रेशर लाइज बिटवीन प्योर कंपोनेंट होता है, नॉन आइडियल का ग्रेटर और लेस भी हो सकता है, तो ये हो गया रॉन्ग, बाकी सारे है सही। तो ये हो गया अपना ऑप्शन करेक्ट वाला, रिसेंट सीईटी पीवाई की, है ना। तो यहाँ पे इस सेशन को करते हैं एंड। तो देखो दोस्तों बहुत सारी है ना पढ़ाई करते रहनी है। तो हमारे दोस्त जो भी है ना, अगर कोई मस्ती वस्ती करते हैं, थोड़े से डायरेक्शनल नहीं है, तो सबने मिलके पॉजिटिव वाइब्स में पढ़ाई करनी है, प्रूफ करना है, रिजल्ट दिखाना है और है ना अचीव करना है एक अच्छा परसेंटाइल जो आपको देगा एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर मतलब जो है ना आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपके दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई बाहर घूमते हैं ये वो, तो आपने एक लाइन बोलनी है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मुझे फुर्सत ही कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत ही कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं पढ़ाई से निकलूं तो जमाना देखूं। थैंक यू क्लास।